तो बात हम कर रहे थे कि 0% में नहीं रहना आपने, आपने 100% अगर नहीं भी कर पाए आप तो कम से कम कुछ ना कुछ लाजमी करके आए ताकि प्रैक्टिस आपकी कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेंट्स सुनने को आ रही है कि सर मोज बार नहीं चल रही, मोज नहीं बन रहा, मोज अकाउंट नहीं बन रहा। तो मैंने कल जो आपको ऑलरेडी बताया था, इसलिए बताया था कि मुझे पता था कि ये नहीं होता अक्सर, तो मोज की उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, आपका कोई कसूर है। उसमें मोज वालों का कसूर है कि उनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है तो मसला आ जाता है। उसका हल ये है कि 2-3 चीजें ट्राई करके देखें। जो पिछले बैचेस में लोगों ने ट्राई किया है, कुछ लोग उसमें कामयाब हुए हैं कि एक तो आप लेट नाइट ट्राई करें, लेट नाइट ट्राई करके देखें, कोई 1-2 बजे के करीब अकाउंट बना के देखें, जिनका नहीं बन रहा उम्मीद है कि बन जाएगा। नंबर 2, आप वीपीएन लगा के देखें, ठीक है ना। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, इसकी हमने आज थोड़ी बहुत बात करनी भी है इंशाल्लाह। तो वीपीएन लगा के देखें। नंबर 3 जो है, अगर वीपीएन लगा के भी नहीं हो रहा तो मोज बार जब इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसके बाद वहां पे ऑप्शन आ रही होती है साइन अप करें, वो उसके थ्रू साइन अप करके देखें। वैसे इतना फर्क तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का इस तरीके से बन रहा अकाउंट। तो अगर अकाउंट नहीं बन पा रहा, आपको 2-3 चीजें ट्राई करके देखें, अगर फिर भी नहीं बन रहा तो कोई मसला नहीं है। तो इसके आपको ऑलरेडी बताए गए हैं, स्मॉल एसईओ टूल है, वेबसाइट एसईओ चेकर है, प्री पोस्ट एसईओ है। जी जी, प्रोजेक्टर बंद क्यों हुआ? जी बिल्कुल, ट्राई करते रहे। अभी ये मैसेज आया जी कि कल से ट्राई करूँ, अब बना मेरा अकाउंट। तो ये ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई ट्राई अगेन। ये उनकी वेबसाइट के कोई इश्यूज है, कुछ मामला है। अच्छा, एक बड़ा और कॉमन सवाल है कि उसमें कंपनी के डिटेल्स मांग रहे होते हैं, कितने पर्सन हैं, कंपनी का नेम क्या है, तो कोई भी ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हमने सिर्फ, वो कोई वेरीफाई नहीं करेंगे। जी, मे भी टेम्परेचर इशू आ रहा है, कोई भी break कर ले, को 2-3 मिनट ऑफ रहने दें। फर्स्ट लेक्चर के बाद इसे ऑफ कर दिया करें, ताकि फिर ना बीच में गैप बीच में आ जाए। अच्छा जी, तो अगर मोज अकाउंट नहीं बन रहा तो वो जो बाकी टूल्स है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपको फायदा होगा। थोड़ी स्पीड स्लो होगी ना, लेकिन काम तो हो जाएगा ना। तो जहां मैंने आपसे कहा था 150 साइट्स करें, वहां चले आप 100 कर लें, लेकिन आप बाकी टूल इस्तेमाल करें। रोके रोके ना काम को, बस मेन चीज ये है कि काम को रोके ना। अगर आपने काम को रोक दिया, मैं भी मिसाल बता रहा था कि जब काम को रोकेंगे ना, काम आपका पायल अप हो जाएगा। जो काम कल बताया था, आज अगर नहीं किया तो आज का काम भी इकट्ठा हो गया, कल का भी हो गया, 2 काम इकट्ठे हो गए। जितना बर्डन बढ़ता है ना, उतना हम काम फिर नहीं कर पाते। वो मैं मिसाल दे रहा था कि फजर की नमाज अगर पढ़ ली हो तो जोर की भी हम पढ़ लेते हैं, जी फजर की नमाज पढ़ी है, हमने पूरी 5 पढ़नी है आज। फजर की ना पढ़ी हो तो जोर की पढ़ने का दिल नहीं करता, और जोर भी छोड़ते, फिर 2 छोड़े, तीसरी भी छोड़ देते हैं, असर भी छोड़ देते हैं। और एंड पे आके क्या होता है कि चलो कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसा होता है। एग्जाम्स के अंदर भी लोग ऐसे करते हैं ना, जो बच्चे स्टार्ट साथ साथ नहीं तैयारी करते, एंड पे आके इतना काम इकट्ठा हो जाता है, फिर समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा करें कौन सा ना करें, फिर दिल ही नहीं करता, अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा होता जहन के अंदर। ऐसे ही है ना। इसलिए साथ साथ करेंगे तो फायदा होगा। असाइनमेंट शीट्स का मकसद भी ये था कि साथ साथ काम करें, कम अज कम उसका 30% 40% तो करके आए ना। तो ये चीज लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, वरना ये कोर्स आपका जाया हो जाए, ठीक है ना। दुआ और कोशिश हमारी यही होती है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सब लोग इस कोर्स से पैसे कमाएं। कोशिश भी ये पूरी कर रहे होते हैं और दुआ भी यही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी मेहनत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत आपने करनी है और रोज का काम रोज लाजमी करना है। जो 4 दिन की छुट्टी है उसमें फिर आप बाकी कमी बेशी पूरी कर लीजिएगा। अच्छा, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन भी अगर आपके हैं तो मुझे बता दें, क्वेश्चन पूछ लें तब तक, ताकि 5 मिनट के बाद हम प्रोजेक्टर को ऑन करके फिर से स्टार्ट कर लेंगे। जी जी, मैं हमने उस पर बात करनी है आज। अभी कल क्रैश हमारा हाफ हुआ था, यूनिक रिजल्ट्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। जरा प्रोजेक्टर जरा बस ऑन हो जाए हमारा, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। जिसके अलावा ओके। अच्छा, जीमेल अकाउंट से पहली बात तो ये कि आपने 4 जीमेल अकाउंट्स बनाने हैं। आपने आज घर जाते ही ना
4 जीमेल अकाउंट्स बना लेने हैं। 2 अकाउंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वेंडर्स के लिए। तो 2 क्यों, ये हम वेंडर्स वाला जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना, वैसे वेंडर्स के 3 लेक्चर थे, लेकिन मैंने कल के लेक्चर को स्प्लिट करके कल का और आज का एक लेक्चर बना दिया। ठीक है, आज का लेक्चर दरअसल कल वाला ही उसकी कंटिन्यूटी है। तो जब मेल्स करने वाली बात करेंगे ना वेंडर्स को, तब मैं बताऊंगा कि 2 मेलें क्यों जरूरी है। तो 2 ईमेल एड्रेस कम से कम आपके होने चाहिए वेंडर्स के लिए स्पेसिफिक, और 2 आपके होने चाहिए क्लाइंट्स के लिए। तो 4 जीमेल एड्रेस आपने बना लेने, पहली बात तो ये है। और 4 ईमेल एड्रेस बना के आपने उसके बाद ये करना है कि उन चारों ईमेल एड्रेस से आपस में कोशिश करें तो चंद मेल्स कर लें, चंद मेल्स आपस में कर लें। उसकी रीजन क्या होती है कि जब हम नई ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना, किसी को हम मेल करते हैं, तो नई ईमेल एड्रेस को गूगल बाज का जो है ना स्पैम में डाल देते हैं। नई ईमेल एड्रेस से जब कोई मेल जाती है, फर्ज करें मैंने न्यू ईमेल आईडी से 50 मेलें की, जब मैंने 50 मेलें की, फर्ज करें अगला एड्रेस ठीक नहीं था, वहां से मेल बाउंस हो गई, डिलीवर नहीं हुई, या मेरी मेल जो है अगले बंदे ने स्पैम रिपोर्ट कर दी, उसने कहा ये स्पैम है। अगर बाउंस हो जाए या स्पैम रिपोर्ट हो जाए, तो हमारी जो मेल्स की डिलीवरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। फिर हमारी मेल इनबॉक्स में नहीं जाती, वो कहाँ जाती है, स्पैम के अंदर। जब मेल हमारी अगले बंदे के इनबॉक्स में जाएगी नहीं, वो उसे पढ़ेगा ही नहीं, तो रिप्लाई कैसे करेगा। फिर हम परेशान हो रहे होते हैं कि हम 100 मेलें कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई 1-2 का सिर्फ आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी मेल स्पैम में जा रही होती है। इस चीज से बचने के लिए क्या होता है कि आप आपस में, अगर चंद एक दोस्त हैं, 3-4 लोग हैं, सबकी 3-3 4-4 मेलें हैं, आपस में आप मेल्स करें। और जिसको फर्ज करें मैंने 4 लोगों को मेल की है, 4 लोग मुझे फिर रिप्लाई भी करें उसका। इससे क्या होता है, गूगल का ट्रस्ट बन जाता है गूगल के सामने कि ये जो मेल जा रही है, लोग इसको रिप्लाई कर रहे हैं, ये बंदा स्पैम ही नहीं कर रहा, ये बंदा ठीक है। पहले यही फंक्शन होता था वार्म अप का। वार्म अप का यही फंक्शन होता था। मैंने उस पर एक वीडियो भी की थी अपने चैनल के ऊपर कि जी मैच से हम वार्म अप कर लेते हैं अपने अकाउंट। वो क्या करते हैं जी कि हम उससे ऑटो वार्म अप लगा देते हैं और सेटिंग उसकी ऑन कर लेते हैं। वो क्या करता है, डेली बेसिस पे खुद ही मैंने सेंड करता है, रिसीव करवाता है, रिप्लाई करवाता है अपने अकाउंट्स पे। हमारा कुछ दिन के बाद हमारा ईमेल अकाउंट वार्म अप हो जाता है और रेडी हो जाता है कि अब हमारी जो मेलें हैं कभी स्पैम में नहीं जाए। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ कि गूगल ने थोड़ी सख्ती की है, और जीमेल ने क्या किया, उसने जी मैच ने क्या किया जी, ये फंक्शन ही बंद कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही ये काम करना पड़ेगा, आपस में अपनी मेलों पे मेल करवा के उन्हें डिलीवर भी करवाएं, उन्हें रिप्लाई भी करें वहां से, ताकि गूगल का ट्रस्ट थोड़ा बन जाए। अब जो आपका सवाल था वही का वही है अभी। वो सवाल ये था कि जो पहला नया अकाउंट बनेगा उस पर हम कितनी मेल्स कर सकते हैं। तो नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, जीमेल से आप एक दिन में 500 मेल सेंड कर सकते हैं। लिमिट होती है 500 मेल्स की। लेकिन आपने जब नया अकाउंट बनाना है तो आपने कभी भी उस नए अकाउंट से 50 से ज्यादा मेल्स नहीं करनी। मैक्सिमम ईमेल्स आपकी कितनी होनी चाहिए, 50। क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा मेल्स करेंगे ना, उतना बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपका। देखिए 50 मेलें की है ना, उसमें से 20 ठीक है, सिर्फ आप 20 डिलीवर नहीं हुई, ठीक है ना। अगर आप 500 मेले करेंगे तो फिर क्या होगा, 500 मेले से अगर 100 खराब हुई, तो जब 100 मेले आपकी बाउंस होंगी, बाउंस होने से मतलब क्या है, तो डिलीवर नहीं हुई। जब बाउंस होंगी तो क्या होगा, 50 कर रहे हैं तो रोज की 20 बाउंस हो रही हैं, 500 कर रहे हैं रोज की तो रोज की 100 बाउंस हो रही हैं। फिर ईमेल ज्यादा बाउंस होती हैं, उतना फिर गूगल आपका सा ब्लैक लिस्ट शुरू करेगा। इसलिए स्टार्टिंग में कभी भी आपने 50 से ज्यादा मेल्स नहीं करनी। शुरू में 50 करें, तो 10-15 दिन 50-50 करके उसके बाद फिर आपने आगे आना है, वो 100 मेल्स कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें, 300 से ऊपर ना जाए। पुराने अकाउंट से हम 100-200 कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी रिकमेंडेड यही है कि पुराने अकाउंट से भी शुरू में 50 से शुरू करें। आप 50, 60, 70 आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें उसको, यकदम 300 पे ना आ जाए। ठीक है, ओके जी। मेरे ख्याल प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो सकता है। अब जुनेद साहब जरा रसूलुल्लाह साहब को भेजें ताकि प्रोजेक्टर हम ऑन करें और लेक्चर हम स्टार्ट करें प्रॉपर्ली। ईमेल जो है वो आपकी पर्सनल नेम से भी बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, इतना मैटर नहीं करता ये। एक क्वेश्चन जो ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है वो ये है कि ईमेल पाकिस्तानी नाम से बनाई जाए या किसी गोरे के नाम से बनाई जाए। ठीक है ना। तो वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए ईमेल हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी नाम से ही बनाए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी साइट्स हैं। इन लोगों ने साइटें बनाई हुई हैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करने के लिए। अब जब इन लोगों को किसी गोरे के नाम से मिल जाती है ना, कोई पाकिस्तानी के नाम से मिल जाती है, जब पाकिस्तानी मेल करता है समझ नहीं आया इसका बजट लो होगा, वो आपको बताएंगे $50, $100, $200।
किसी गोरे के नाम से मेल जाएगी, वो समझेगा ये गोरा है, यूएसए का होगा बंदा, ये ज्यादा पे कर सकता है, आपको पहली डिमांड ही बताएंगे $500। मेरी बात समझ आ रही है? तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको मैं, तो ये नहीं कि 500 ही बताएं, लेकिन वो ज्यादा प्राइस बताएंगे। तो वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए नेम आपकी अपनी पाकिस्तानी नेम वाली होनी चाहिए। तो क्लाइंट्स को अगर आउटरीच करना है, वहां हम किसी गोरे के नाम से भी बना सकते हैं, और उस नाम के साथ आप एसईओ लगा सकते हैं, आप लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट लगा सकते हैं, लिंक बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव लगा सकते हैं। इस तरह के जो टर्म्स हैं जो कि आपकी फील्ड से मुतल्लिक हैं, ये आप टर्म्स साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास जरा शॉर्ट ही बच रहा है, काम चेक करने में आज काफी टाइम लग गया। तो क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन है उसको जरा बाद में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कल के लेक्चर का ही तसलसल है, और इसके मन में देखना है कि हमने जो वेंडर साइट्स हमने आउटरीच की थी उसमें हम यूनिकनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट साइटें कैसे सर्च कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि जब आप सब लोग राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं, जब आप सब लोग राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं, तो आपके सामने जो साइटें आती हैं वो सबके सामने सेम ही आएंगी। देखिए, मैंने लिखा राइट फॉर अस हेल्थ, तो जो मेरे सामने आएंगी वही आपके सामने आएंगी, वही आपके सामने आएंगी, वही आपके सामने आएंगी। अब अगर इस बैच में हमारे पास 300 स्टूडेंट्स हैं, अगर 300 लोग एक ही साइट को मेल करेंगे तो फिर क्या होगा। ये मैं भी मिसाल बता रहा था, बैच 6 में हमारे साथ ऐसा हुआ, और बैच 6 के हमारे स्टूडेंट भी मुझे यहाँ मिल गए। वो बैच 6 में उन्होंने कोर्स किया था, माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो टीम बनाना चाह रहे हैं अपनी, और सिर्फ एसयू करने के लिए आए हैं, जीबीएबी को रिपीट करने लगे हैं, आगे आगे एसयू करने के लिए आए हैं। तो वो मुझे बता रहे थे, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो यही मामला हुआ कि बैच 6 में ये मसला हुआ कि जब हमने स्टूडेंट्स को सिखाया कि आपने राइट फॉर अस लिख के ऐसे सर्च करना है, उन्होंने सर्च किया, सबने सेम साइटें अपने शीटों में डाल दी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने कहा कि जी हमने ये इस तरह की मेल करनी है, अब उन्होंने उस तरह की मेल नहीं की, उन्होंने वही मेल कर दी। ठीक है, मतलब ये टेम्पलेट्स हैं, ये सैंपल हैं, इसको देके अपना आइडिया लें, खुद मेल लिखें, फिर करें। उन्होंने वो कष्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट करके वही सेंड करना शुरू कर। अब हुआ कि तब 160 के करीब तब स्टूडेंट थे, तो जब 160 लोगों ने सेम साइटों को सेम मेल कर दी, तो देखें एक साइट को 160 डिफरेंट आईडी से सेम मेल आई, तो वो क्या समझेगा जी, ये एक ही बंदा 160 आईडी से मुझे तंग कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली एक दो बर्दाश्त करेगा, दो पांच बर्दाश्त कर लेगा, बाकी जो भी मेल आएंगे सबको रिपोर्ट करेगा स्पैम। और जब स्पैम में रिपोर्ट होंगी तो फिर क्या होगा, फिर आपकी मेल अगले बंदों को, बाकी लोगों को डिलीवर होना क्या हो जाएगी, वो आंदोलन। इसलिए हमने इस चीज से बचना है। पहली ट्राई ये करनी है कि हमें साइटें डिफरेंट मिले। अगली ट्राई हमने क्या करनी है कि हम उनको ईमेल डिफरेंट करें, टेम्पलेट सेम ना हो, सब्जेक्ट लाइन सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन हो। अब ये ईमेल क्या करनी है उसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी है। लेकिन फिलहाल ये कि हम डिफरेंट साइटें कैसे फाइंड करें, उसका एक मेथड मैंने कल आपको बताया था कि हम डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सर मैंने कल आपके सामने सर्च किया था, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ये बताई भी थी, यूनिक साइटें सर्च करने का तरीका, डिफरेंट साइटें सर्च करने का तरीका क्या हो सकता है, जरा ये देखते हैं। मैंने कल लिखा था आपके सामने राइट फॉर अस, सॉरी, राइट फॉर अस, और आगे हमने कल सर्च किया था हेल्थ। ये बात हम कल भी कर चुके हैं थोड़ी सी, कि जब मैंने राइट फॉर अस लिख के हेल्थ लिखा था तो हमारे पास साइटें जो आती हैं, जरा एक मिनट ठहरेगा, जरा मैं आई थिंक नेट कनेक्ट कर लूँ ताकि जरा स्पीड बेहतर हो जाए। ओके जी, अच्छा जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, राइट फॉर अस हेल्थ लिखा हमने, साइड हमारे सामने आ गई है। कल हमने बात की थी कि मैं राइट फॉर अस हेल्थ एंड फिटनेस लिखूंगा, तो नई साइडें आ जाएंगे ना।
हेल्थ एंड फूड लिखूंगा तो फिर और नई साइटें आ जाएंगी। इस तरह हम डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करेंगे अगर, तो साइटें हमें डिफरेंट मिल सकती हैं। अब हर किसी का आइडिया डिफरेंट होगा, जिस तरह ये सोच रहे हैं वैसे ये नहीं सोचेंगे, ये डिफरेंट तरीके से सोचेंगे कीवर्ड्स को। तो अगर हर बंदा अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, अगर मैं आपको बताऊंगा ना, अक्सर मुझे भी पिछले बैच में कह रहे थे, पिछले ग्रुप के अंदर, इस तरह आप अभी आइडियाज बता दें कीवर्ड्स के, तो अगर मैं आपको आइडियाज बताऊंगा ना, मसला फिर वही होगा कि सब लोग उसी को ट्राई करेंगे। लेकिन जब आप खुद सोचेंगे ना, तो हर किसी की सोच डिफरेंट है, हर कोई अपना अपने मुताबिक नया आइडिया सोचेगा, तो फिर रिजल्ट्स भी क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट तो दे सकता हूँ, लेकिन आपने कीवर्ड डेफिनेटली डिफरेंट सोचने हैं। तो हिंट लेने के लिए मैं अभी बता रहा था, तो देखिएगा, ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर देखें, जो हमने कल परसों से अब इसको देख रहे हैं कि बिजनेस है ना, अब बिजनेस के अंदर और क्या चीजें आ सकती हैं, अकाउंटिंग, स्टार्टअप, एचआर, करेंसी। तो बिजनेस से मुतालिक ये कीवर्ड्स हैं, आप लिखते हैं राइट फॉर अस बिजनेस एंड करेंसी, क्या ख्याल है? इस तरह आप डिफरेंट कीवर्ड यहाँ से आइडियाज लेने। एजुकेशन है, ये देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी एंड एप्स, आप इस तरह लिख के सर्च कर लें, तो आपके पास साइटें यूनिक बड़ी आना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरीके से डिफरेंट आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं। तो यूनिक साइटें सर्च करने में सबसे पहली चीज क्या है कि आप कीवर्ड डिफरेंट चूज कर लें। ठीक है जी, एक हो गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, जब आप यहाँ सर्च कर रहे हैं ना, तो आपने कुछ सर्च कर लिया है, सर्च करने से पहले नहीं, आपके पास एक ऑप्शन आएगी सेटिंग्स की, क्विक सेटिंग्स। आप देखेंगे, मैं सिर्फ गूगल पे होम पेज पे जाता हूँ, तो वहां वो सेटिंग की ऑप्शन नहीं आ रही, ये मोस्ट की सेटिंग है, यहाँ सेटिंग की ऑप्शन नहीं आ रही। आप जब कुछ सर्च कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे सर्च सेटिंग आती है, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है। आपने इस पे क्लिक करके एक काम करना है, ऑप्शन आएगी सी ऑल सर्च सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना आपने, और उसके बाद देखें रिजल्ट्स पर पेज। देखिए, आप जब सर्च करते हैं ना, तो 10 रिजल्ट शो होते हैं। आपने इसको थोड़ा सा ना यहाँ ड्रैग करके कहाँ ले जाना है, 100 तक ले जाना है। ये देखें, आप चेंज कर सकते हैं इसको, मैंने इसे कहाँ रखा हुआ है, 100 पे। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सर्च करूंगा तो मुझे पहले पेज पे 100 साइडें आएंगी। इससे टाइम बचेगा आपका, बार बार अगले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, टाइम सेव होगा आपका। ठीक है ना, इसको 100 पे ले दें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ रीजन सेटिंग में जाएं, और रीजन सेटिंग में जाके शो मोर करें, और यहाँ पे रीजन चेंज करके देख लें। इस तरह देखें, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जर्मनी, इसके अलावा फ्रांस हो सकता है। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी लोकेशन लगा के देखें, आप चेंज करके देखें। उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट कंट्रीज के मुताबिक डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह भी आपके पास क्या आ जाएंगे, कुछ यूनिक साइट्स आ जाएंगी। 2 तरीके हो गए। थर्ड मेथड जो है आपका वो ये होगा कि आपने वीपीएन ऑन कर लेना है। वीपीएन, वीपीएन से मुराद क्या है, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। ये जो वीपीएन होता है, इसका इसका यूज क्या है, मतलब आम अल्फाज में बता रहा हूँ मैं आपको, कि तो वीपीएन ऑन कर लेते हैं, तो मैं बैठा पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं अपनी लोकेशन को कोई और शो करवा सकता हूँ। यूएसए की शो करवा लूँ ब्राउजर के ऊपर, या यूके की शो करवा लूँ। तो वीपीएन हम ऑन कर लेंगे। वीपीएन जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं, वो जेनमेट फ्री एक्सटेंशन है, वो ठीक है, सही चलती है। जेनमेट के नाम से है, ZENMATE, जेनमेट। उसका इंस्टॉल कर लें। मैं उससे कोई कमीशन नहीं ले रहा, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। कोई और कर रहे हैं तो वो भी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, इससे बेहतर, जेनमेट से बेहतर भी क्या चीज है कि आप ओपेरा ब्राउजर इस्तेमाल कर लें। ओपेरा ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। वो कैसे ऑन करना है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हमारा लेक्चर एक होना है ब्लैक हेड वर्ल्ड का, तो वहां जाके मजीद देख लेंगे। फिलहाल आप zen मेड इंस्टॉल करें, और लोकेशन चेंज करके यूएसए की लोकेशन लगा लें, यूके की लगा लें, जो वहां पे फ्री में अवेलेबल है लोकेशन, आप चेंज करके आप सर्च कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो 3 मेथड देखे हमने यूनिक रिजल्ट के लिए। पहला क्या था कि कीवर्ड को आप चेंज करें। नंबर 2 क्या है, आप सेटिंग्स में जाके अपनी लोकेशन को चेंज कर, रीजन चेंज कर। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप वीपीएन ऑन कर। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने रीजन को चेंज करना है, तो इसको आपने सेव करना नहीं भूलना। ऐसा ना हो कि रीजन चेंज कर दे, सेव ना करें, और बाद में परेशान हो रहे थे, ये तो साढ़े वही आ रही है तुमको। तो आपने इसको सेटिंग चेंज करके उसे सेव भी करना, फिर वो सेटिंग अप्लाई होंगी, वरना अप्लाई नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया
अब चलते हैं वापस, यूनिक साइटें कैसे सर्च करनी है उसके बारे में मैंने बात कर लिया। तो अगला सवाल पैदा होता है, अक्सर सवाल आता है कि सर ये तो कुछ क्लाइंट्स हमसे डिमांड करते हैं कि मुझे यूएसए की साइडें चाहिए, मुझे यूके की साइडें चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया की साइडें चाहिए। तो ये जो प्योर उस कंट्री की साइट्स हैं, ये कैसे तलाश की जाए? अच्छा, अब जरा जरा ये बात जरा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जब कोई क्लाइंट आपसे कहता है ना मुझे यूएसए की साइडें चाहिए, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद क्या ये है कि ऐसी साइट जो यूएसए में किसी ने बनाई हो, या ऐसी साइट जिसकी ट्रैफिक मैक्सिमम यूएसए से आ रही हो? जब कोई क्लाइंट कहता है ना कि मुझे यूएसए की साइट चाहिए, तो दैट मींस ऐसी वेबसाइट जिसपे मैक्सिमम ट्रैफिक कहां से आ रही हो? यूएसए। चाहे मैंने पाकिस्तान में बैठ के बनाई हुई है वेबसाइट, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट का ताल्लुक है सिर्फ ट्रैफिक के साथ, ट्रैफिक वहां से आनी चाहिए। ठीक हो गया जी? तो ट्रैफिक हम चेक कर सकते हैं, कल हमने देखा भी था कि AHRF पे हम ट्रैफिक कर सकते हैं, उसमें टॉप 3 कंट्रीज कल आ रहे थे, याद है कि भूल गए हैं? ओके, तो अब सवाल ये है कि ऐसी साइटें कैसे ढूंढी जाएं जिनकी ट्रैफिक मैक्सिमम उस कंट्री से आ रही हो। इसका पहला तरीका तो यही वाला है, आप VPN या विजन वो सिलेक्ट कर लें, उस कंट्री की लोकेशन लगा लें और सर्च कर लें, आपको मैक्सिमम साइटें वो वाली मिल जाएंगी। मतलब मोर देन 50% साइटें आपको उस कंट्री की मिल जाएंगी जिनकी ट्रैफिक उस कंट्री से आ रही है। ठीक हो गया? पहला तरीका तो ये है। नंबर 2 तरीका ये है कि आप TLDs का इस्तेमाल कर लें। TLDs क्या है? TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन्स। TLD क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन्स। देखिए, जब भी आप कोई साइट देखते हैं, उसके एंड पे या तो .com लिखा होता है, ऐसे ही है, या .org लिखा होता है, या .net लिखा होता है, या .pk लिखा होगा, .us लिखा होगा। तो डॉट के बाद जो चीज, जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, जो कोड लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ये TLD है। इस TLD से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, उनमें से एक चीज ट्रैफिक कंट्री भी है, तो कंट्री का पता चलता है। अगर किसी वेबसाइट में एंड पे .us आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि वो यूएसए की साइट है। अगर .pk आ रहा है तो दैट मींस वो पाकिस्तानी साइट है, इसे TLD बोलते हैं। अगर .co.uk है, यूके के लिए .uk नहीं होता, .co.uk। अगर .co.uk है तो ये यूके की साइट है। .f आ रहा है तो ये फ्रेंच साइट्स हैं। .de है, ये जर्मन साइट्स हैं, जर्मन साइट्स होंगी। इस तरह .in है तो इंडियन साइट्स होंगी। ये पूरी लिस्ट, ये तो बेशुमार कंट्रीज है ना। तो आप इसको लिस्ट को सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर कि TLD कोड्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज। आप देख रहे हैं जिस कंट्री का आपको TLD कोड चाहिए पता चल जाएगा गूगल से। अच्छा, अब यहां से भी आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यूएसए की साइटें चाहिए तो कौन सी सर्च करेंगे? .us वाली। इस बात की श्योरिटी होगी कि इन साइटों पे मैक्सिमम ट्रैफिक कहां से आ रही होगी? वो यूएसए से आ रही है। ठीक है जी? तो इस तरह हम कंट्री वाइज जो साइटें हैं वो सर्च गूगल से। तो जी, तो साइडें हमने सर्च कर ली है, इस बात तो हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई। अगली बात हमारी जो कल की भी बातें कुछ रहती थी वो ये थी कि फर्ज करें अगर मैं आपके सामने यहाँ पे मोज बार को ऑन करता हूँ, मोज बार ने हमें जो चीजें बताई थी, मेरा साइड ओपन कर लेता हूँ। मोज बार हमें क्या क्या बता रही है? सर्च में बताती है सिर्फ DAPA, लेकिन जब साइट खोल लेते हैं, आप ओपन कर लेते हैं, तो फिर आपको 3 चीजें बताती है, DA, PA और स्पैम स्कोर। अब ये चीजें क्या है, हमने इनको इन टर्म्स को जरा समझना है। तो डीए से मुराद तो हम समझ चुके हैं। डीए मींस क्या था? डोमेन अथॉरिटी, यानी डोमेन की पावर, डोमेन कितनी पावरफुल है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर डोमेन अथॉरिटी और ट्रैफिक में क्या फर्क है? देखिए, ट्रैफिक का मतलब होता है कि उस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक जा रही है, विजिट्स। और अथॉरिटी का मतलब उसकी पावर क्या है। अच्छा, पावर का रोल क्या होता है? पावर कहाँ काम आती है? रैंकिंग में। देखिए, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल लिख के मैं एक ऐसी साइट पे लगाऊं जिसका DA 20 है, और उन्हीं कीवर्ड्स पे एक आर्टिकल लिख के मैं ऐसी साइट पे लगाऊं जिसका DA 90 है, तो जिसका DA 90 होगा उस पे वो आर्टिकल जल्दी रैंक कर जाएगा, नंबर 1 पे जल्दी आ जाएगा। लेकिन जिसका DA 20 है वहां क्या करेगा? वो देर से रैंक करेगा। तो पावर का ताल्लुक होता है रैंकिंग के साथ। जितनी डोमेन की पावर ज्यादा होती है, उतनी उसपे लगे हुए आर्टिकल्स को रैंक करना आसान होगा। ठीक है जी? तो DA तो हो गया डोमेन अथॉरिटी। PA से मुराद क्या है? PA मींस पेज अथॉरिटी। PA मींस पेज अथॉरिटी। अच्छा, पेज अथॉरिटी क्या चीज है, जरा देखिएगा।
ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की है, ये इस वेबसाइट का होम पेज है इस वक्त, ये इस वेबसाइट का होम पेज है। और इसके होम पेज की अथॉरिटी कितनी है? 43। ठीक है, जिस तरह एक बुक के पेजेस होते हैं इस तरह वेबसाइट्स के भी पेजेस होते हैं। मैं अगर इसके बिजनेस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो अब इसका जो पेज ओपन होगा जरा देखिएगा, जरा यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ चेंज आएगा, ये देखें चेंज आया यहाँ पे। पहले सिर्फ क्या लिखा हुआ था? newsdailyarticles.com। अब क्या लिखा हुआ है? newsdailyarticles.com/category/business। यानी अब ये इसका बिजनेस वाला पेज खुल गया। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे टेक पे क्लिक करूंगा, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका टेक वाला पेज खुल गया। तो एक होती है पूरी डोमेन की ओवरऑल अथॉरिटी, और एक होती है उस डोमेन के किसी पेज की अथॉरिटी। उसकी पेज की पावर कितनी है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो डीए से मुराद डोमेन की अथॉरिटी और पीए से मुराद उस पेज की अथॉरिटी। अब अगर एक चीज नोटिस करें, मैंने टेक वाला पेज खोला है, इसका डीए कितना है? 26, और पीए कितना है? 29। मुझे बताएं, अगर मैं बिजनेस वाला पेज खोलूं तो क्या डीए चेंज होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? डीए तो डोमेन की अथॉरिटी है, डोमेन तो वही है, डोमेन तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो डीए हमेशा क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। लेकिन पीए होगा कि नहीं होगा? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर हो सकता है दोनों पेजेस की पावर सेम हो, लेकिन यहाँ चेंज होगा। यहाँ देखिए 29 है पीए, जब बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा? बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो देखें 33। इसका हमें क्या रिजल्ट निकाला? इस वेबसाइट का बिजनेस वाला पेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू टेक वाला पेज। ये बात समझ आ गई? अच्छा, पीए इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हमने इसको नोट करना है, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। पीए के बारे में बहुत कम क्लाइंट्स पूछते हैं, लेकिन पीए के बारे में कौन से क्लाइंट्स पूछते हैं और क्यों पूछते हैं? देखिए, फर्ज करें, मैंने कल जिक्र किया था आपके साथ कि क्लाइंट की पहली प्रेफरेंस क्या होती है? कि उसे प्योर निश की साइड मिले। याद है कि भूल गए? याद है ना? लेकिन अगर उसे फर्ज करें प्योर निश की साइड नहीं मिलती, तो उसकी अगली प्रायोरिटी क्या होती है? जनरल साइड मिलती है लेकिन अच्छी हो। ठीक है जी। अच्छा, तो होता क्या है कि जब यहाँ पे जनरल साइड मिल गई है, तो फर्ज करें क्लाइंट हेल्थ का है या बिजनेस का क्लाइंट है, तो अगर वो इस जनरल साइड पे आर्टिकल लगवाना चाहता है तो उसका आर्टिकल कहाँ लगेगा? बिजनेस की कैटेगरी में लगेगा ना जाके। अगर वो हेल्थ का क्लाइंट है तो कहाँ लगेगा? हेल्थ की कैटेगरी में। अब डोमेन तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन क्या इसका वो पेज जहां पे उसका आर्टिकल लगना है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो उसका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा, मुश्किल होती है रैंक करना। इसलिए क्लाइंट जब किसी जनरल साइट पे आर्टिकल लगाता है तो फिर क्या होता है? फिर नींद के झोंके आते हैं। ठीक है, ओके। तो जब क्लाइंट किसी जनरल साइट पे आर्टिकल लगाता है तो फिर उसकी कैटेगरी की पावर भी देखनी पड़ती है, उस पेज की पावर देखनी। ठीक है जी। एक चीज याद रखिएगा कि मोस्टली मोस्टली 90% केसेस में जो होम पेज होता है उसकी पावर हमेशा बाकी तमाम पेजेस से ज्यादा होती है। होम पेज की पावर हमेशा ज्यादा होती है मोस्टली केसेस के अंदर। देखिए, जो क्लाइंट हमसे गेस्ट पोस्ट लगवा रहा है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक बंदा वो है जिसने अपनी साइट बनाई, उसे किसी ने बताया जी गेस्ट पोस्टिंग करवाओगे तो रैंक कर जाओगे, उसने गेस्ट पोस्टिंग करवाना शुरू कर दी। ये क्लाइंट आम क्लाइंट है जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा, इसे हमें गाइड करना पड़ता है यार फलां पे लगवाओगे तुम्हें फायदा होगा। एक क्लाइंट वो होता है जो कि जिसकी अपनी एसईओ एजेंसी है, एसईओ कंपनी है, वो दूसरे लोगों को रैंक करने की सर्विस देता है। अब जो लोग दूसरे लोगों को साइट रैंक करने की सर्विस दे रहा है, डेफिनेटली उसके पास नॉलेज तो होगा ना, उससे हम उसे हमसे ज्यादा चीजें पता होंगी। इसलिए हमें ये टेक्निकलिटी सारी पता होनी चाहिए कि अगर वो देखें, इसमें होता ही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनका तल्लुक, उनका लिंक किसी ना किसी एजेंसी के साथ जुड़ गया। तो जिसका लिंक बन जाता है किसी एसईओ एजेंसी के साथ, वो बंदा भी भूखा नहीं बैठता, वो पर मंथ उससे लाखों रुपए आना शुरू हो जाते हैं, वो एक जॉब वाला साहब हो जाता है। वजह क्या है कि उस कंपनी ने नए नए प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं और खुद काम नहीं करना, उसने हम जैसे जो लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे काम करवाना। तो अगर एक कंपनी आपके साथ अटैच होगी है ना, उसने काम पकड़ते रहना, आपको काम देते रहना, काम खत्म नहीं होगा आपके पास। तो ऐसी कंपनी से बातचीत करने के लिए हमें डेफिनेटली नॉलेज हमारा बेहतर होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि ये बंदा नॉलेज वाला है, ये मेरा काम ठीक करेगा। ठीक। नो,
हमने ये नहीं बताना, हमें जनरल उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उससे क्या क्या पॉइंट्स पूछने हैं, क्या नहीं पूछने, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी है। वो डिटेल से बात करेंगे, वो पूरा लेक्चर होगा इसी पे कि मेल कैसे करनी है और क्या करनी है। अच्छा जी, ये बात क्लियर होगी जी, पेज सॉर्टिंग क्या होती है। अच्छा एक चीज और जरा सुन लें, जिस तरह मोज पे डोमेन की अथॉरिटी को डीए कहते हैं, इस तरह एएचआरएफ में डोमेन की अथॉरिटी को क्या कहते हैं, डी आर कहता है। वहां डी के बजाय क्या नाम है, डी आर। इस तरह अगर मोज वाले हमें पीए बता रहे हैं, तो एएचआरएफ में भी इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो होगा ना, तो वो क्या होना चाहिए, पीआर होना चाहिए। तो वहां पीआर नहीं है, बल्कि वहां इसका नाम है यूआर। वहां इसका नाम होता है क्या, यूआर। वो फ्री टूल आपको नहीं बताता, फ्री टूल आई थिंक नहीं बताएगा आपको, पहले बताया करता था, अब आई थिंक नहीं बता रहा आजकल। जो पेड टूल्स है वो बताते हैं। मैंने शायद अभी रिसेंट बैच में सर्च किया था, ये देखें, ये वेबसाइट है, ये इसका डीआर, और ये क्या बताया उसने, इसका यूआर। तो यूआर से मुराद होता है यूआरएल रेटिंग। मैं जरा स्क्रीन भी शेयर कर दूं बाकी दोस्तों के साथ भी, ये जी ये यूआर है जी, ये वाला। तो यूआर से मुराद क्या है, यूआरएल रेटिंग। यू से मुराद यूआरएल और आर से मुराद रेटिंग। अच्छा यूआरएल किसे कहते हैं, कि ये जो साइट मैंने अभी आपके सामने ओपन की है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो लिंक शो हो रहा है, ये वाला टास्क बार के अंदर, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये यूआरएल। तो अगर होम पेज होगा तो यूआरएल डिफरेंट होगा, ऐसे ही है। हेल्थ वाला पेज खोलेंगे तो यूआरएल डिफरेंट होगा, फैशन वाला खोलेंगे तो डिफरेंट होगा। इसलिए जब पेज बदलता है तो क्या होता है, यूआरएल भी बदलता है। तो इसी वजह से एएचआरएफ ने क्या किया है, उसको पीए की पेज पीआर की बजाय क्या कह दिया, उसे यूआर कह दिया। ये यूआरएल की रेटिंग है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी, ओके। देखिए एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा था डीए और डीआर पावर के दो नाम है, लेकिन एक पावर चेक की है मोज ने, दूसरी पावर चेक की है एचआरएफ ने, दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। उन्होंने अपने लिहाज से की, उन्होंने अपने लिहाज से की है। इस तरह पीए और यूआर एक ही चीज है, मतलब नाम एक ही चीज के हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू में फर्क हो सकता है, क्योंकि ब्रांड डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट। हाँ इसकी वैल्यू ये है कि अगर कोई जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो पीए को फोकस कर रहे हो, बहुत कम लोग करते हैं फोकस, तो वो अगर 15 तक हो ना, पीए अगर 20 तक है और पीए अगर 15 तक है, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क कर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मेन डोमेन की अथॉरिटी ज्यादा है ना, पेज की अथॉरिटी अगर 15-16 भी है तो काम चल रहा है, वो ठीक है भाई। लास्ट चीज जो बची है हमारे पास यहाँ पे, वो है जी स्पैम स्कोर। ये देखिए यहाँ पे शो रहा है स्पैम स्कोर। ये टर्म भी ऐसी है जो कि क्लाइंट्स मैक्सिमम आपसे नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट्स अभी भी स्पैम स्कोर को फॉलो करते हैं, मोस्ट के स्पैम स्कोर को। अब स्पैम स्कोर क्या होता है, देखें, कल हमने बात की थी कि जब इस वेबसाइट ने रैंक किया होगा, इसने अपनी पावर बढ़ाई होगी, तब इसने भी साइटों पे लिंक लगाए होंगे ना। जिस तरह हम तल्लुकात बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी साइटों के साथ, इस तरह इसने भी तल्लुकात बिल्ड किए होंगे। लेकिन तल्लुकात बिल्ड करने के दौरान हो सकता है इसके तल्लुकात कुछ गलत साइटों के साथ बिल्ड हो चुके हों, गलत लोगों के साथ तल्लुकात बन जाए इसके। तो स्पैम स्कोर हमें ये बताता है कि उस वेबसाइट के कितने परसेंट तल्लुकात खराब साइटों के साथ। ठीक है जी, तो अगर स्पैम स्कोर 1% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1%, 1% तल्लुकात खराब है, 99% तल्लुकात ठीक क्या है, वो ठीक। अगर 100 लोगों से तल्लुक है इसका, तो 99 लोग ठीक है, एक बंदा गलत है। ठीक है जी, अगर स्पैम स्कोर 5% है, उसका मतलब क्या होगा कि 5% खराब तल्लुकात हैं इसके। अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि स्पैम स्कोर, खराब तल्लुकात मैक्सिमम कितने बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। 20%, 20%। मोस्ट, क्योंकि मोस्ट की स्टैट्स है ना, मोस्ट बता रहा है स्पैम स्कोर, तो मोस्ट खुद बता देती है कि स्पैम स्कोर अगर 20% तक है तो वो साइट सेफ है, आप उस पर लिंक लगवा सकते हैं, उससे लिंक बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पैम स्कोर 20% क्रॉस कर जाए तो फिर मुश्किल हो जाए, फिर सूटेबल नहीं है, तो स्किप कर दो। ठीक है जी, लेकिन जब जहां क्लाइंट्स की बात आती है, तो क्लाइंट कहते हैं जी 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लाइंट मोस्ट को नहीं मानते, कहते 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर क्लाइंट कहते हैं स्पैम स्कोर 0 होना चाहिए, फिर हम लगाएंगे गेस्ट पोस्ट। तो फिर क्लाइंट टू क्लाइंट पे चीजें वेरी कर रही होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 20% है, कि 20 से ऊपर होगा तो साइट अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, और अगर 20 से कम है तो साइट क्या है, वो सेफ। तो वैल्यूज आप ये याद कर लें। बाकी जी स्पैम स्कोर के बारे में बता दिया, इसके अलावा
और क्या चीज बताई जा सकती है आपको इस हवाले से, साइट्स के हवाले से? कुछ क्वेश्चन आपका अगर है तो मुझसे पूछें। देखें होता ये है, वैसे ये बात हमने आगे करनी है अगले लेक्चर्स के अंदर, जब हमने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है वहाँ ये बात होती है। तो एक चीज जरा सुन लें कि क्लाइंट्स हमारे पास आता है उससे हम क्या चीज सेंड करें। आप अपनी पूरी शीट सेंड कर दें या सिर्फ उसकी कैटेगरी की साइडें सेंड करें। तो देखें, आपने करना ही होता है, जो जो मेरा पैटर्न है, जो मेरी मेरी प्रैक्टिस है, वो क्या होती है कि जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है या मैं किसी क्लाइंट को आउटरीच करता हूँ, मुझे पता चलता है लो जी इसकी साइट हेल्थ की है, इसकी साइट हेल्थ की है, इसको हेल्थ की बैकलिंक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अपनी लिस्ट में से हेल्थ की साइडें निकालता हूँ, उसे सेंड कर देता हूँ। और वेरी नेक्स्ट मैसेज के अंदर उसे ये भी कहता हूँ कि ये वो मेरी हेल्थ की साइडें थी और ये मेरी मुकम्मल शीट है, मुकम्मल लिस्ट है, अगर आप इसमें से कोई साइड आपको पसंद आए तो आप लगवा सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह हम क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या होती है कि अगर फर्ज करें उसकी निश हेल्थ है, लेकिन जो मैंने साइडें सेंड की वो उससे महंगी लगी, जब मैं अपनी मुकम्मल लिस्ट सेंड करूंगा ना, उसमें वो जनरल साइडें भी देख लेगा। अगर उसका बजट लो हुआ तो वो क्लाइंट जाया नहीं होगा, बल्कि वो जनरल साइड पर से सिलेक्ट करके कोई ना कोई ऑर्डर लगवा लेगा। नंबर टू, अगर वो इतफाकन वो कोई कंपनी हुई, ऐसी एजेंसी हुई, तो आज उसके पास हेल्थ का प्रोजेक्ट है, कल उसके पास फैशन का आएगा, परसों उसके पास होम इम्प्रूवमेंट का आएगा, तो आज मुझसे वो हेल्थ के लिंक्स लगवाएगा। मेरी चीज अगर गई होगी ना, तो फिर किसी और बंदे से रब्ता नहीं करेगा, जिससे वो पहले काम करवा चुका है, वो देखेगा उसकी लिस्ट में फैशन की साइडें भी थी, मैं उसी से काम करवाता हूँ। तो अगर वो कंपनी हुई तो कंपनी कहीं और नहीं जाएगी, वो आपकी लिस्ट में से ही काम करवाती है। इसलिए एक चीज रूल याद रख लें कि जब भी आपने डाटा शेयर करना है तो अपनी मुकम्मल शीट को लाजमी शेयर करना है। आपकी मुकम्मल शीट जितनी ज्यादा जगह पे पहुंच जाएगी, उतना आपको काम मिलने के चांसेस हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब शीट शेयर कर देते हैं ना, तो कुछ 6 माह के बाद ऐसी इंक्वायरी आ जाती है कि मैंने आपकी फलां शीट देखी थी, उसमें फलां साइड पे गैस पोस्ट लगवानी है। हम परेशान होते हैं, इसलिए हमने आउटरीच कहाँ किया। फिर हमें याद आता है हमने 6 माह पहले शीट शेयर की थी इसके साथ आपने, तब उसे साइडें पसंद नहीं आई वो वाली जो तो चाहिए थी, लेकिन बाद में उसे हमारी लिस्ट में से ही कोई और साइडें पसंद आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपकी जो शीट है आपके कॉन्टेक्ट के साथ हर बंदे के पास लाजमी पहुंचनी चाहिए, ताकि जब भी उसे जरूरत पड़े उसे याद आ जाए यार इस फलां बंदे के पास ही साइडें थी, मैंने उससे रहा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं, ताकि जो लास्ट बात आज की मैं उसकी तरफ आऊंगी। स्पैम स्कोर अगर 20% से अबव है ना, तो फिर वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है स्पैम स्कोर को फॉलो नहीं करते हैं। मैं मिसाल भी पिछले क्लास से बता रहा था, हमारी एक वेबसाइट है, हमने एक्सपायर्ड डोमेन बाय किया था, और जब हमने डोमेन बाय की थी वो वाली, उसका डीआर 73 था आई थिंक, जब बाय की थी हमने 73 डीआर था उसका, लेकिन ट्रैफिक उसकी 0 थी। तो हमने ये सोचा कि डीआर तो इसका अच्छा खासा है, क्यों ना इसी ट्रैफिक थोड़ी बढ़ाएं और इसको गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। तो उसको हमने वर्किंग स्टार्ट की उसके ऊपर, अब उसकी ट्रैफिक तकरीबन 2000 के करीब पहुंच गई है। लेकिन उसका मसला ये था कि चूंकि एक्सपायर्ड डोमेन थी, जो पुराने बंदे थे उन्होंने उसके लिंक्स अच्छे नहीं थे बिल्ड किए हुए, उसका स्पैम स्कोर 40+ था। अब अभी भी उस पर गैस पोस्टर लग रही हैं, लोग लगवा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन जो लोग मोज को मानते हैं ना, मोज को अपना पीर मानते हैं, तो वो लोग फिर स्पैम स्कोर को लाजमी फोकस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्पैम स्कोर 20% से कम होना चाहिए, ना मोज ने कहा। ठीक है ना? तो इसलिए अगर हाई भी हो तो चल जाता है, लेकिन जो लोग मोज को फॉलो कर रहे होते हैं वो फिर रिकमेंड नहीं करते इसको, इसको प्रेफर नहीं करते। जी अथॉरिटी स्कोर, अथॉरिटी स्कोर में बताता है सेमरश, ये सेमरश बताता है अथॉरिटी स्कोर। चूंकि फिलहाल ये एचआरयू से हमारा काम चल रहा है, मैंने सेमरश नहीं बताया, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं जिक्र इसका कर दूंगा, वो इंशाल्लाह देख लेंगे। क्योंकि सेमरश का जो जितना हम फ्री टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना एएचआरएफ का, इतना नहीं मिलेगा आपको सेमरश के ऊपर, ऐसे नहीं मिलेगा। तो वो मुश्किल हो जाता है, वो पेड बाय करना पड़ता है, सस्ता होता है एचआरएफ से लेकिन बाय करना पड़ता है। तो फिलहाल आप इससे गुजारा करें, अथॉरिटी स्कोर से मुराद एएस ये टर्म है सेमरश की, मतलब डीए, डीआर और एएस, ये तीनों जो है पावर के नाम है। डोमेन की जो पावर है उसके 3 नाम है, 3 टूल्स है ना, तो तीनों के मुताबिक अपना नाम होता है। वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन मतलब वही है पावर। अच्छा जी, अगर डीआर या डीए सही हो, ट्रैफिक कम ज्यादा हो तो साइट सही है। कल इसके बारे में बात हो चुकी है, मैंने कल क्या बात की, मुझे कोई रिमाइंड करवाएगा? डीए डीआर अगर कम है
तो अगर ट्रैफिक आउटस्टैंडिंग है तो उसे आप नोट कर लेना। अगर ट्रैफिक 0 है, डीए डीआर आउटस्टैंडिंग है, तो फिर भी नोट कर लेंगे। यानी अगर एक चीज कम है, दूसरी चीज आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग से मुराद क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी को हम क्या समझें? तो एक आप सिंपल एग्जाम्पल रख लें कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि डीए कम से कम 20 होना चाहिए, अगर वो 40 है, डबल है, तो उसे हम कह देंगे आउटस्टैंडिंग है। वैसे तो आउटस्टैंडिंग है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है आपकी आसानी के लिए। अगर 20 से डबल है, 40 है या 40 से ऊपर है, तो ये आउटस्टैंडिंग है। टीआर हमने 20 सोचा था, लेकिन अगर वो 40 है, ये 40 से अबव है, तो आउटस्टैंडिंग है। ट्रैफिक हमने 1000 कही थी, अगर वो 2000 है या उससे ज्यादा है, तो वो आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक रूल में लेके आके काम कर सकते हैं। टीएफसीएफ होता है ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो। फिलहाल इस पे बात करेंगे तो लंबी बात चली जाएगी। जिस तरह मैंने टूल्स बताए हैं ना, डीए, टीए और क्या था, सॉरी, डीए डीआर और एएस, इस तरह चौथी कंपनी है मैजेस्टिक। मतलब डीए किसका है? मोज का। और डीआर किसका है? एएचआरएफ का। इस तरह एएस किसका है? सैमरश का। और इस तरह टीएफ किसका है? मैजेस्टिक का। ये चौथी कंपनी। तो मैं बताता जाऊंगा, आप परेशान होते जाएंगे, इसलिए मैं आपको फिलहाल लिमिटेड बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फिर वही नॉलेज हम जरा फिलहाल नोट करें जो कि हमारे काम भी आए। बाकी टीएफ, बाकी और भी कई कंपनीज हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी टर्म है। ओके जी। हमारे पोर्टफोलियो में शीट ही होगी जो हम क्लाइंट को हंट करने के लिए यूज करेंगे। जी बिल्कुल, ये शीट भी होगी और सैंपल लिंक्स। क्लाइंट को आप, वैसे तो बातें ही आगे क्लाइंट लेक्चर्स की बातें हैं, लेकिन क्लाइंट को जब आप शीट शेयर करते हैं ना, वो कहता है कि प्रीवियस वर्क भी दिखाओ मुझे अपना, ऐसे लिंक्स दिखाओ जो पहले तुमने बिल्ड किए हो, तुमने कुछ आर्टिकल पब्लिश करवाए हो, वो दिखाओ बोले मुझे प्रूफ के तौर पर। तो वो पोर्टफोलियो फिलहाल आपका है तो नहीं है, उसके लिए आपके साथ एक फाइल शेयर कर दी जाएगी। उसमें कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि हमने बिल्ड करवाए थे किसी जमाने में, तो कुछ हमने वो डाल के एक फाइल बना दी है। उसी पोर्टफोलियो को आप अपने तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो लोग हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं, आपने इंटर्नशिप भी करनी है, आप हमारे एक तरह से टीम मेंबर्स हैं। जो हमारी वर्किंग है वो एक तरह से आपकी वर्किंग भी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक तरह से आपका एक्सपीरियंस भी, क्योंकि हमने सारा एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर कर देना है, मैक्सिमम इंशाल्लाह ट्रांसफर कर देना है। इसलिए हमारी जो वर्किंग है प्रीवियस, उसी को अपना पोर्टफोलियो बना के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग सर्विस, लिंक बिल्डिंग सर्विस पोस्ट सैंपल मैंने बता दी थी। पोस्ट सैंपल यही होता है कि प्रीवियस कोई पोस्ट आपने लगाई हुई है, कोई प्रीवियस की पोस्ट अगर पब्लिश की है, फर्ज करें न्यूज से आर्टिकल है, क्लाइंट कहेगा इसका सैंपल दिखाओ मुझे। तो अगर आपने इस साइट पे पहले कोई आर्टिकल लगवाया हुआ है, तो आपने उसका लिंक उठा के उसे दे दो, ये मेरा पोस्ट का सैंपल। आप क्या पूछ रही हैं? आरटीज एरफ से चेक हो सकता है, मो से भी हो सकता है, सैमरस से भी हो सकता है, लेकिन हम एचआरएफ को फॉलो करेंगे। जिनका 85 प्लस है उनको छोड़ दें फिलहाल। जिनका डीए डीआर 85 प्लस है उनको फिलहाल स्किप कर दें। और डीए डीआर 85 प्लस और ट्रैफिक 1 लाख प्लस, भाई ये दो रूल बना लें। जिनके ट्रैफिक लाख से ऊपर, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब ट्रैफिक भी 1 लाख से ऊपर हो और डीए डीआर भी 85 से ऊपर हो। ऐसी साइटें प्रीमियम साइटें कहलाती हैं। इनको फिलहाल हमने आउटरीच नहीं करना, जब करना होगा मैं खुद बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। गवर्नमेंट साइट पे लिंक्स लगते हैं। बाज गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर हमें जो लिंक्स लगाने पड़ते हैं, किसी कहने के तरीके से लगाने पड़ते हैं, जरा बात घुमा के। और बाज साइटें होती हैं डोनेशन साइट्स, बड़ी बड़ी हैवी साइट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की साइट्स होती हैं जिनका डीए डीआर 90 प्लस होता है, लेकिन वहां पे लिंक लग जाता है। वो कैसे लगता है? वो कहते हैं जी डोनेशन दे थोड़ी सी हमें और हम आपका लिंक लगा दें। वो इसको पैसे नहीं कहते, वो डोनेशन कहते हैं इसको। तो आपने डोनेशन देनी है, स्कॉलरशिप देनी है उनके उनके स्टूडेंट्स को, ये डोनेशन स्कॉलरशिप के लिए होती है एक्चुअली। वो डोनेशन दे उनको, वो अपने लिंक लगा दें। तो ये बड़े इफेक्टिव होते हैं एसईओ के। इस पे बात करेंगे जब एसईओ के लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, पोस्ट सेक्टर को मैंने बता दिया। अच्छा, लास्ट बात की तरफ आते हैं। 5:30 हो गए हैं, तो सिर्फ मैं 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए, हमने साइट को साइट्स हमने लिस्ट में डाल ली। अब अगला अगला काम जो हमारा है, जो आपने करना है, नेक्स्ट काम जो करना है, वो ये है कि आपने इन तमाम साइटों के कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं। इनसे रब्ता कैसे करना है वो तरीका पता होना चाहिए हमें। कॉन्टेक्स्ट कैसे निकालने हैं? देखें, ये साइट आपने ओपन की, इस साइड में देखें, या तो इसके कहीं टॉप पे या इसके बॉटम पे, बिल्कुल एंड पे जाके कहीं आपको कॉन्टेक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। देखें,
admin@newsdailyarticles.com और टॉप पे देखें कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये खुल गया जी। यहाँ देखें वही लिखा हुआ ईमेल एड्रेस। तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हो, राइट फॉर अस वाला पेज हो, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज हो, अबाउट अस वाला पेज हो, इन 4 पेजेस के ऊपर क्या होता है, कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं मिल जाता। अगर आपने किसी साइट का कॉन्टेक्ट ढूंढना है तो कौन से पेजेस देखने हैं आपने, कॉन्टेक्ट अस, राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, उसके बाद फिर आगे अबाउट अस। इस तरह के जो पेजेस हैं ये, या इस तरह के जो पेजेस हैं, इन पे आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीजें, दो पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह यहाँ आपको डायरेक्ट ईमेल एड्रेस मिल गया, आप क्या करेंगे, सिंपली इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसे कॉपी करें और अपनी शीट में जाके इस साइड के सामने जहां कॉन्टेक्ट वाला कॉलम था वहां इसको सेव करें, ताकि आपके पास डाटा आ जाए कि फलां साइड का फलां कॉन्टेक्ट, बार बार आपको साइड खोलनी ना पड़े, डाटा सारा आपकी शीट में रेडी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे ये तो एक हमारे पास ऑप्शन होगी, अब ये साइड देखें जरा, इस साइड को चेक कीजिएगा, यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज खोला है और यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस नहीं मिल रही। क्या करें आप, यहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्टेक्ट फॉर्म है ये। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, अपना नाम बताएं, अपना ईमेल एड्रेस बताएं, और यहाँ तवज्जो करने वाली बात यह है कि इसमें आपने वो ईमेल एड्रेस बताना है जिस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं। बात समझ आई, जिस पे आप चाहते हैं कि जब ये साइट मुझे रिप्लाई करे तो मुझे किस ईमेल आईडी पे आए, जिस ईमेल आईडी पे आप रिप्लाई को रिसीव करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे और मैसेज लिखेंगे, दोनों बातें नेक्स्ट लेक्चर की हैं, और इसको सेंड करेंगे, इसको मेल चली जाएगी। तो राब्ता डायरेक्ट मेल के थ्रू भी हो सकता है, राब्ता जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। ये आप राब्ता करें, फर्ज करें किसी पेज पे आपको किसी वेबसाइट का ना तो कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलता है ना आपको उसका ईमेल एड्रेस मिलता है, फिर हम क्या करेंगे। उससे पहले एक चीज और सुन लें, कि जिन साइटों पे आपको कॉन्टैक्ट ईमेल या कॉन्टैक्ट पेज फॉर्म जो है वो नहीं मिलता, या जिन जिन वेबसाइट पे राइट फॉर अस या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट के पेजेस नहीं बने हुए, वो साइटें बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अच्छी हैं। अब पिछले भी 1 साल से ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गूगल सब साइटों को सेम वैल्यू दे रही थी, जहां भी लिंक लगा ना, अच्छी साइट अगर है तो वैल्यू मिल गई। लेकिन अब गूगल ने ये पता लगा लिया है कि लोग तो पैसे दे के गेस्ट पोस्टें करवा रहे हैं। अब गूगल ने उसको उसको कैसे क्या कहते हैं, पॉइंट आउट कैसे किया है उनको, किस तरह उनको सिलेक्ट किया या आइडेंटिफाई कैसे किया है ऐसी साइटों को, उसके 2 तरीके गूगल ने सोचे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जिस साइट पे राइट फॉर अस का पेज है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज है, इस तरह के पेजेस हैं, इसका मतलब ये है कि वो बंदा, मोस्टली चांसेस है कि वो बंदा गेस्ट पोस्ट में चल का। तो गूगल ने ऐसी साइटें जिनके ऊपर ये पेजेस मौजूद हैं उनको पकड़ लिया है, उनको कर दिया ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट से मुराद ये नहीं कि वो बंद हो गई, साइटें चल रही हैं, लेकिन जब ऐसी साइटों पे कोई भी बंदा पोस्ट लगवाता है, लिंक लगवाता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर कर रहा है लेकिन ज्यादा वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर रहा उसको, गूगल को पता लगा लिया उसने कि तो पैसे लेके लिंक शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 2, ऐसी साइटें जिनके ऊपर डेली बेसिस पे ज्यादा गेस्ट पोस्टें लग रही हैं, जिस तरह newsdailyarticle.com है, मेरे कम से कम इसके ऊपर डेली कोई 30 से करीब गेस्ट पोस्टें लग रही होंगी। और जो एक और साइट मैंने कल जिक्र किया था आपके साथ, टाइम बिजनेस न्यूज, उसके ऊपर डेली बेसिस पे कम से कम 100 पोस्टें लग रही होती। तो ऐसी साइटें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पोस्टें रोज लग रही हैं, तो गूगल को समझ आ गई है, तो उन्होंने तो कारोबार बनाया हुआ है पोस्टें लगाने का। इसलिए क्योंकि 100 पोस्टें बंदा खुद लिख के तो नहीं लगा सकता रोज, तो बिजनेस बनाया इन्होंने, तो ऐसी साइटों को भी गूगल ने क्या किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट कर दी। लेकिन ऐसी साइटें जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज नहीं है, इन पे गेस्ट पोस्टें कम कम लग रही हैं, जब ऐसी साइट पे क्लाइंट लिंक लगवाता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ट्रांसफर होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने खुश होना है कि मुझे अच्छी साइट मिल गई है, ठीक है ना। लेकिन खुशी आपकी मुकम्मल तब होगी जब उससे राब्ता आपका हो, ठीक है ना। साइट तो अच्छी मिल गई, अब उससे राब्ता कैसे करें, अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर आपने ऑप्शन चूज करनी है कि यहाँ पे आपने जाना है, फर्ज करें यहाँ पे फेसबुक खोल लें, फेसबुक ओपन करें, फेसबुक ओपन करके यहाँ पे लिखे द हेल्थ केयर ब्लॉग,
उस वेबसाइट का नाम लिख दें यहाँ पे सिर्फ। ये देखें, ये साइट हमारे पास सामने आ गई, ये पेज सामने आ गया उसका। और देखिए इसका जो लोगो है वही लोगो साइट का भी था, ये देखें ये वाला। तो मतलब ये उसी साइट का फेसबुक पेज है। तो अब इस पेज में देखें, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, उसकी वेबसाइट, और यहाँ क्या मिल गया आपको, ईमेल एड्रेस। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ नहीं भी मिलता तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ देखिए मैसेज करने की ऑप्शन तो है ही है, अब इसे मैसेज कर दें। जो मेल हमने करनी होती है ना, वही ईमेल का कॉन्टैक्ट इसको मैसेज में कर दें, यहाँ राब्ता कर। मेन चीज ये कि राब्ता होना चाहिए आपका, ठीक है ना, जहां मर्जी राब्ता हो आपका। अगर फर्ज करें आपने पूरी कोशिश कर ली है, फेसबुक भी छान मारा है, ट्विटर भी छान मारा है, लिंक्डइन भी छान मारा है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा कॉन्टैक्ट, उसका राब्ता नहीं हो रहा, तो फिर छोड़ दे। फिर यह कि किसी और साइड पे फोकस कर, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसको ऑफिस करना, ठीक है ना। तो आप अपनी पूरी कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं। अच्छा, एक लास्ट चीज, लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है, लास्ट चीज सुन लें। अगर तो ईमेल एड्रेस हो वो हम शीट में नोट कर लेंगे। अगर इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, इसका हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो यूआरएल है, इसे जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसे कॉपी करेंगे, तो जहां हमने ईमेल नोट करना था उसकी जगह क्या कर लेंगे, ये नोट कर, ताकि मैं बार बार वेबसाइट खोल के फिर उसके कॉन्टैक्ट पे ना जाना पड़े। हम डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसका फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जहां ईमेल एड्रेस गिवन है वहां वो पुट करना है, और जहां ईमेल एड्रेस गिवन नहीं है वहां अपने कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल पुट करना है, ताकि वो आपके लिए अवेलेबल हो जाए और आसान हो जाए। ठीक है जी, अभी आज की बातें हमारी यहाँ तक ही है, और जो टास्क आपका है वो यही है कि जिन लोगों ने 150 साइट्स कलेक्ट कर ली हैं वो उन सब के कॉन्टेक्ट्स निकाल के आएंगे, और जिन लोगों ने कलेक्ट नहीं की वो कलेक्ट भी करेंगे और कॉन्टेक्ट्स भी निकाल लेंगे। आपके पास 4 दिन मौजूद हैं, 4 दिनों में आप बड़ी इजीली ये काम कर सकते हैं। जब थर्सडे को आपको आप आएंगे, थर्सडे को मैं आपको मेल्स करने का बताऊंगा, और थर्सडे को ही हमने क्या करना है, इनको मेल्स करना स्टार्ट कर दो। वन बाय वन करनी है ना। देखिए हमने जो टास्क कैसे चूज करनी है कि पूछ रही है आप, असल एक मिनट है, चेक करें जरा, एक मिनट सुन लें जी। जिन दोस्तों ने जाना है वो खामोशी से जा सकते हैं, जिन दोस्तों ने छोटी सी बात सुननी है तो बैठ के सुन सकते हैं। सुन लीजिएगा, ये कल की बात ही है, मैं जरा यहाँ बता दूं आपको। आपने यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये सिर्फ 1 मिनट की बात है। राइट पर लिखा हमने। अब इस लिंक को कॉपी कैसे करना है, पहला सवाल ये है आपका। ये वन बाय वन करनी पड़ेगी, इतना भी हलवा नहीं है ये, ठीक है ना। वन बाय वन नहीं, बल्क पे चेक कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट आपको चाहिए वन बाय वन करनी पड़ेगी। वो तरीका था, सुन लेना। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया, उसके बाद अपनी शीट खोली, और शीट में जाके आपके फर्ज करें मैंने गेम्स वाला पेज खोल लिया। अब यहाँ जाके मैंने इसे कर दिया, वो डब्बा सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के वी दबाया, तो ये हमारे पास वो पूरा लिंक कॉपी हो गया। अब कॉपी यहाँ पे वन बाय वन करना है आपने इसको। उसके बाद फर्ज करें 10 आपने डालनी है। अब जो 10 आप यहाँ पे डाल लेंगे ना, फिर आप क्या करेंगे, इन 10 को यहाँ पे सिलेक्ट करें, फिर इसको कंट्रोल दबा के सी दबाएं, अब ये कॉपी होगा। फिर आप वो जो बल्क डीए चेकर वाली वेबसाइट है वहां जाके इसको पेस्ट करें और डीए चेक करें। ठीक हो गया जी। ओके जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं आपसे फिर मजीद बातें इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्सुअल बैकलिंक्स, इंडेक्स होना क्या होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह बता देंगे आपको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह। और थर्सडे वाले दिन आपका जो लेक्चर की टाइमिंग है वो यही वाली होगी। कोशिश करेंगे कि 3:30 पे, सॉरी 4:30 पे लेक्चर स्टार्ट कर दें, और ऑनलाइन वालों की क्लास शुरू होगी 4:15 पहले, ताकि उनसे क्वेश्चन आंसर हो सके। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया सबका, अल्लाह हाफिज।